हेलो पब्लिक, क्या बोलते हैं, कैसे? पता है अपन बहुत दिनों के बाद आया है, बहुत टाइम हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया। फटाफट सर वीडियो नहीं ला रहे। ठीक है बच्चे लोग, थोड़ा काम रहता है इधर उधर का। लेकिन एक चीज तो है, अपन देर से आएगा लेकिन चर्चे करा के जाएगा, है क्या नहीं? चलो, आज है प्लासेंटेशन वाला लेक्चर, बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, मजा आ जाने वाला है। तुम लोग को अगर पढ़ना है तो मजा आएगा, है ना? चलो, तो जिसको पढ़ना है वही आया होगा यहाँ, तो है कि नहीं? तो हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं? स्पर्म, ओवम, जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, और वो गैस्ट्रुला आकर रुका है कहां पे? आपके एंडोमेट्रियम वॉल पे, वहां पे उसका हो गया है इम्प्लांटेशन। और इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद अब क्या हुआ है? यहां पे प्लासेंटेशन वाला दौर आ चुका है, राइट? गैस्टेशन पीरियड जब स्टार्ट होगा, प्रेगनेंसी पीरियड जब स्टार्ट होगा, 9 मंथ होता है ना ह्यूमन बॉडी के में, मतलब ह्यूमन बीइंग में 9 मंथ का गैस्टेशन पीरियड जो होता है, उसमें से पहले 2 मंथ्स या मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स या 2.5 मंथ्स, वी आर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर एम्ब्रियो। मतलब कि वो जो छोटा बेबी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे 2 महीने तक। उसके बाद उसको बोलेंगे अपन फीटस। ठीक है, तो यहां पे मैं फीटस या वर्ड यूज करने वाला हूं, तो आप लोग को अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा अपने को कि भैया प्लासेंटा क्या है, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस प्लासेंटा। ओके, ये एक बैरियर है, एक मेम्ब्रेनियस बैरियर है। ओके, मैं ब्लैक कलर से लिखूंगा, दैट इज अ मेम्ब्रेनस बैरियर। ओके, दैट्स अ मेम्ब्रेनस बैरियर बिटवीन फीटस एंड फीटस और किसके बीच में? फीटस एंड मदर एंडोमेट्रियम। मदर एंडोमेट्रियम, ये अपने को समझ में आ रहा है। ये एक ऐसा बैरियर है, ये एक ऐसा कनेक्शन है, किसके बीच में? फीटस और मदर के एंडोमेट्रियम के बीच में। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या रख दूं? आई विल गो विथ फीटस ओवर हियर एंड आई विल गो विथ मदर एंडोमेट्रियम ओवर हियर। मदर, यार ये ई कैपिटल हो जा रहा बार बार, मदर एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को। अब यहां पे इसका मेन मकसद क्या है? ये दोनों के बीच में कनेक्शन करवाना, फीटस के बीच में और मदर के बीच में, बराबर है? तो यहां पे इसका रोल क्या है कि फीटस जो है 9 मंथ ऑफ गेस्टेशन और प्रेगनेंसी पीरियड में ग्रो करने वाला है, उसका डेवलपमेंट होने वाला है, बराबर है? तो इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसका रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कहां से मिलेगा? मदर से मिलेगा, मदर के ब्लड से मिलेगा डायरेक्टली। ठीक है, सो मदर से फीटस को क्या मिलने वाला है? O2 मिलने वाला है एंड न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, बराबर? न्यूट्रिएंट से एनर्जी और O2 मिलने वाला है, जिससे क्या होगा? फीटस को एनर्जी मिलेगी ग्रो करने के लिए। यह समझ में आ रहा है? अब फीटस से मदर को क्या मिलने वाला है? फीटस से मदर को क्या मिलेगा? वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि CO2 एंड सम एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये अपने को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर फीटस में CO2 और एक्सक्रेटरी वेस्ट पड़ा रहा, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। वहां पे टॉक्सिक इफेक्ट कर सकता है, फीटस को मार सकता है, फॉर्टिसाइडल वो इफेक्ट वहां पे कर सकता है। ओके, तो जो भी CO2 है, एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल है, वो फीटस से मदर के ब्लड में जाएगा और मदर के ब्लड से वो बाहर निकल जाएगा थ्रू एक्सक्रीशन। यार क्या है उसमें, अपने को पता ही तो है। लेकिन ये चीज इतनी इजीली होती नहीं है। ठीक है, इंप्लांटेशन में जो भी एक्टिविटी हो रही थी वो कोरियोनिक विलाई करवा रहा था, यहां पे भी कोरियोनिक विलाई तो रहेगा। ठीक है, बट अलोंग विद दैट यहां पे एक स्पेशल टाइप का कनेक्शन है, वी आर कॉलिंग इट एज अ अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड का यहां पे बहुत ही बड़ा रोल है। ओके, तो चलो भाई समझते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। ये आपको दिख रहा है, यहां पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, कहां से निकल रहा है? फीटस की बात करें तो फीटस का जो नावेल एरिया होता है ना, जो नाभि होती है फीटस की, वहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है और डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है किसको? प्लासेंटा को। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो प्लासेंटा है उसको कनेक्ट कर रहा है। इट मींस के दिस अम्बिलिकल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस मटेरियल। ये समझ अपने को आ गया। बट भैया ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनता किससे है ना? तो ऐसा कहा जाता है कि दिस इज, इसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो थोड़े से जिलेटिनस टाइप होते हैं। ओके, और स्पेशल मटेरियल जो रहेगा इसके अंदर, इसको अपन बोलेंगे वार्टोन्स जेली। क्या बोलेंगे उसको? वार्टोन्स जेली सब्सटेंस और मटेरियल यहां पे होता है। अब आप पूछोगे सर वार्टोन्स जेली क्या है? ये तो हमने फर्स्ट टाइम सुना। इसके अंदर क्या होता है ना? ये समझ में आ रहा है कि जेली लाइक सब्सटेंस से जिलेटिनस मटेरियल रहेगा, लेकिन इसके अंदर होता क्या है? तो भैया इसके अंदर होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाइलोरुनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड सबसे पहली चीज हो गई, हाइलुरोनिक एसिड जो यहां पे रहने वाला है। उसके बाद सम अमाउंट ऑफ
मास्ट सेल्स आपको यहां पे मिल जाने वाले हैं। ओके, कुछ कोलेजन फाइबर भी मिल जाएंगे आपको, कोलेजन फाइबर्स भी आपको मिल जाने वाले हैं। करीबन करीबन अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू वाली जो भी चीज है, कनेक्टिव टिश्यू वाली, वो सब चीज यहां पे कवर हो रही है। ठीक है, तो वाटोन्स जेली प्लस यहां पे क्या रहेगा, टू आर्टरीज एंड वन वेन, एक दो आर्टरी और एक वेन यहां पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है ये क्या होगा, दिस मटेरियल विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन, दिस कंडक्शन, मतलब कि फीटस से मदर में, मदर से फीटस में कौन करवाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड करवाने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अम्बिलिकल कॉर्ड, आपको समझ के रखना है कि इसके अंदर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, किसके अंदर का, वाटोन्स जेली का, जो बहुत ही कुशन लाइक होती है और बहुत ही जिनेटिलियस जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा रोल है आर्टरीज का और वेन का, ये समझना। ओके, मदर से जो भी चीजें फीटस को मिलेगी वो आर्टरी के थ्रू मिलेगी और फीटस से मदर में जाएगा वो वेन के थ्रू जाएगा। ठीक है, ये समझ के रखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अम्बिलिकल कॉर्ड की अगर बात करूं तो आपने सुना होगा स्टेम सेल थेरेपी, है ना। अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं या फिर कोई अच्छे घर के लोग होते हैं, वो अपने बेबी के बर्थ के बाद उनके स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करवाते हैं, है ना। स्टेम बैंक होती है, स्टेम बैंक में उसको प्रिजर्वेशन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, वो बेबी का जब बर्थ होगा तो विद इन 1 और 2 मिनट डॉक्टर क्या करते हैं, उसके अम्बिलिकल कॉर्ड से स्टेम सेल्स को निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, राइट, और उसे जाकर स्टोर कर देंगे स्टेम बैंक के अंदर। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा, है ना, अब टिल 55 टू 60 ईयर्स तक वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको जो भी हानिकारक डिसीज होते हैं, हार्मफुल डिसीज होते हैं, इट कैन बी कैंसर, इट कैन बी आर्थराइटिस और एनीथिंग एल्स, जो हार्मफुल डिसीज को ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल, वही हार्मफुल डिसीज को ये ट्रीट कर सकता है हमारा स्टेम सेल्स, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेट इट भी, आप लोग बाद में पढ़ने वाले हो, लेकिन आई होप कि आपको प्लासेंटा क्या है ये समझ में आ गया है। दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब ह्यूमन प्लासेंटा की अगर बात करें तो बहुत सारी अलग अलग इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज आती है, जो कई बार एम्स में, जिपमर में, नीट में पूछी गई है, तो ये काम के भाई पढ़ना पड़ेगा। तो चलो पढ़ते हैं वो क्या है टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ये टर्मिनोलॉजीज नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन प्लासेंटा के बारे में टर्मिनोलॉजीज पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है जीवन में। चलो तो पढ़ेंगे। अब टर्मिनोलॉजीज आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या है, कैसा है। ठीक है, यहां पे डायग्राम मैं दिखाने ही वाला हूं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आने ही वाला है। तो ह्यूमन प्लासेंटा की अगर बात करें तो यहां पे कुछ एरिया होते हैं, ये पूरी डायग्राम आप देखोगे ना तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप के एरिया होते हैं, वो एरिया की मैं बात करता हूं। फर्स्ट एरिया जो रहेगा, फर्स्ट एरिया वी आर कॉलिंग एज अ डेसिडुआ, डेसिडुआ बेसालिस, क्या बोलते हैं इसको अपन, डेसिडुआ बेसालिस। अगर ये टर्मिनोलॉजी कहीं पे दिखती है, ये वर्ड्स कहीं पे दिखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि डेसिडुआ बेसालिस क्या है। उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये डायग्राम में क्या है वो चीज। ठीक है, सो दिस डेसिडुआ बेसालिस इज द जंक्शन और इज द पार्ट, ओके, इट्स यू कैन कॉल पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम between प्लासेंटा एंड मायोमेट्रियम। अभी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये एक ऐसा पार्ट है, डेसिडुआ बेसालिस एक ऐसा पार्ट है किसके बीच में, एंडोमेट्रियम मदर का और उसका, एंडोमेट्रियम एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम बिटवीन प्लासेंटा एंड मायोमेट्रियम। अब यहां पे देखेंगे ये प्लासेंटा है और ये मायोमेट्रियम है। ठीक है, अपने को समझ में आ रहा है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, दिस पोर्शन विल एक्ट एज अ डेसिडुआ बेसालिस, मैं उसको डीबी लिख देता हूं, आई विल कॉल दिस डीबी। ओके, सो दिस विल एक्ट एज अ डेसिडुआ बेसालिस। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ये डेसिडुआ बेसालिस किसका पार्ट है, मदर पार्ट है। ओके, मदर प्लासेंटल पार्ट है, कौन सा वाला, डेसिडुआ बेसालिस, ऐसा कहा जाता है। दूसरा चलेंगे, दूसरा रहेगा डेसिडुआ, इसमें एल नहीं आएगा। ओके, डेसिडुआ मस्क्यूलारिस, सॉरी नॉट मस्क्यूलारिस, इट शुड बी कैप्सुलारिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस। ओके, ये भी आपको कहीं ना कहीं पे वर्ड मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में, कहीं पे आपको आएगा कि डेसिडुआ कैप्सुलारिस क्या है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, आपको मैं बताने वाला हूं कि वो क्या है। ठीक है, सो डेसिडुआ कैप्सुलारिस क्या है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझने का ट्राई करेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ, इट्स अ पार्ट बिटवीन विच थिंग्स, पार्ट बिटवीन fetus
एंड यूटेराइन कैविटी, समझना, पार्ट बिटवीन फीटस एंड यूटेराइन कैविटी, है ना, फीटस और यूटेराइन कैविटी के बीच में जो पार्ट दिख रहा है दैट विल एक्ट एज अ डेसिडुआ कैप्सुलारिस। अब देखेंगे ये हो गया फीटस और ये बाहर की होगी उसकी कौन सी हो गई, यूटेराइन कैविटी। तो ये जो पार्ट रहेगा, दिस पार्ट है ना, जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस जो मैंने दिखा है, ये स्पेस को मैं क्या बोलूंगा, आई विल कॉल इट एज अ डेसिडुआ कैप्सुलारिस। उसको मैंने डीसी लिख दिया, ठीक है, जैसे यहां पे डीबी लिखा था यहां पे मैंने डीसी लिख दिया, राइट। तीसरा रहेगा यहां पे, थर्ड चलेंगे, थर्ड डेसिडुआ, डेसिडुआ पैराइटालिस, डेसिडुआ पैराइटालिस। अब ये क्या है, इसको समझना पड़ेगा। डेसिडुआ पैराइटालिस एक ऐसा एरिया है, ओके, मैं इसको ब्लैक से लिखूंगा, ये एक ऐसा एरिया है, कौन किसका एरिया है, एरिया ऑफ एंडोमेट्रियम, एरिया ऑफ एंडोमेट्रियम एक्सेप्ट, एरिया ऑफ एंडोमेट्रियम एक्सेप्ट विच पार्ट, एक्सेप्ट प्लासेंटा, बराबर है। प्लासेंटा को छोड़कर जो एरिया दिख रहा है पूरा एंडोमेट्रियम का, वी आर कॉलिंग इट एज अ डेसिडुआ पैराइटालिस, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा हाईलाइट करके, यहां से ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एरिया, ये पूरा जो एरिया है, ओके, प्लासेंटा को मैंने अगर छोड़ दिया तो ये पूरा जो एरिया रहेगा, दिस एरिया विल एक्ट एज अ डेसिडुआ पैराइटालिस। तो ये टर्मिनोलॉजी जब आपके सामने आएगी तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि भैया क्या है कैसा है, ठीक है। डेसिडुआ बैसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस एंड डेसिडुआ पैराइटालिस, ठीक है। डेसिडुआ बैसालिस मैंने बता दिया कि मदर प्लासेंटल पार्ट, ठीक है, मदर का प्लासेंटा का पार्ट ये कहा जाता है, हम लोग उसे ऐसा कहते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग बुक्स में आपको मिलेगा, एंट्रेंस बुक्स में या फिर कुछ लेट्स से ट्रूमेंस एलिमेंट्री में आपने देखा तो वहां भी मिल जाएगा आपको, है ना, कुछ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। कुछ मैं टर्मिनोलॉजीज लिखने वाला हूं कि ह्यूमन प्लासेंटा जो होता है वो कैसा होता है, उसको 3 अलग अलग वर्ड से दिखाया गया है, डिनोट कर दिया गया है, राइट। वो कौन से देखना है ध्यान से, अगर ये लेट्स से मैं इसकी बात करूं तो इसमें सबसे पहले रहेगा कि ह्यूमन प्लासेंटा इज कोरियोनिक, ह्यूमन प्लासेंटा इज कोरियोनिक, है ना, ऐसा कहते हैं। क्यों कोरियोनिक कहते हैं, आपको पता ही अच्छी तरीके से जानते हैं सब लोग, क्यों बोलते हैं इसको अपन, बिकॉज कि यहां पे कोरियोनिक विलाई प्रोड्यूस होती है। यहां पे क्या होता है, यहां पे कोरियोनिक विलाई प्रोड्यूस होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, हम लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो कोरियोनिक विलाई यहां पे प्रोड्यूस होगी, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग कोरियोनिक। दूसरा इसको बोलते हैं हीमोडिस्कोरियल, हीमोडिस्कोइडल, सॉरी हीमोडिस्कोरियल आएगा, हीमोडिस्कोरियल बोलते हैं इसको, ओके, दैट ह्यूमन प्लासेंटा इज हीमोडिस्कोरियल, ऐसा उसको बोल सकते हैं। हीमोडिस्कोरियल का मीनिंग ऐसा हो रहा है, आप लोग ध्यान से समझ लो, सिर्फ मैं लिख नहीं रहा हूं, कि इट्स अ इंटीमेसी, इट्स अ इंटीमेट बिटवीन दिस फीटस एंड मदर, ओके। फीटस का जो आप मैंने दिखाया ना यहाँ पे, लेट्स से कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर निकाला है, दिस इज कोरियोनिक विलाई, ये क्या हो गया आपका, कोरियोनिक विलाई हो गया। तो ये कोरियोनिक विलाई जो उसमें से ब्लड वेसल निकलते हैं, वो ब्लड वेसल किसके रहेंगे, डेफिनेटली वो रिप्रेजेंट करेंगे फीटस को, ठीक है। सो दिस इज द इंटीमेसी बिटवीन फीटस एंड मदर, है ना, और ये फीटस की कोरियोनिक विलाई के ब्लड वेसल कहां पे जाने वाले हैं, डायरेक्टली मदर के ब्लड में जाने वाले हैं। तो मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड वेसल दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, इंटीमेसी हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट द हीमोडिस्कोरियल। तीसरा एक होता है मेटाडिस्कोइडल, ओके, यहां पे हीमोकोरियल आएगा, नॉट हीमोडिस्कोरियल, हीमोकोरियल आप लोग एक बार देख सकते हो, हीमोकोरियल। और लास्ट इज मेटाडिस्कोइडल, ओके। मेटाडिस्कोइडल का मीनिंग क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। मेटाडिस्कोइडल मींस के कोरियोनिक विलाई जो है, कोरियोन जो लेयर रहेगा, आउटर मोस्ट लेयर कोरियोन, उस पे कोरियोनिक विलाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेंट्रल साइड पे, वहां पे, है ना, टुवर्ड्स दी यू कैन कॉल मदर पार्ट, तो उसका वेंट्रल साइड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कोरियोनिक विलाई का ऑन कोरियोन लेयर, वी आर कॉलिंग इट इज अ मेटाडिस्कोइडल। तो हम लोग ये 3 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज से, कोरियोनिक, हीमोकोरियल एंड मेटाडिस्कोइडल, ये तीनों टर्मिनोलॉजी से हम लोग समझते हैं किसे, ह्यूमन प्लासेंटा को, इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई किसके, प्लासेंटा के रिगार्डिंग। मतलब प्लासेंटा के रिगार्डिंग हमें क्या समझ में आ गया कि प्लासेंटल बैरियर जो उसके हिसाब से, उसके वजह से फीटस को क्या क्या फायदे हो रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि फीटस का जो डाइजेशन है, फीटस का डाइजेशन है वो प्रॉपर हो रहा है भाई, वो सही चल रहा है, बिकॉज यहां से न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है। फीटस का जो रेस्पिरेशन है, फीटस का रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, ओके।
फीटस का जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन भी सही तरीके से हो रहा है, राइट। उसके अलावा और मुझे क्या समझ में आ रहा है, दैट प्लासेंटा विल एक्ट एज अ स्टोरेज। प्लासेंटा क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है। किसका स्टोरेज करेगा, समवॉट ग्लाइकोजन का स्टोरेज करेगा या फिर फैट का स्टोरेज करेगा, ये समझ में आ रहा है मुझे, राइट। दिस प्लासेंटा विल एक्ट एज अ बैरियर, मैंने उसको बैरियर बोला है पहले ही, मतलब क्या करेगा वो, हर एक मेडिसिन को अलाउ नहीं करेगा, हर एक मेडिसिन को अलाउ नहीं करेगा। ऐसी कुछ मेडिसिन होती है जो फीटस के लिए बहुत ही हानिकारक है, हार्मफुल है, उसे प्लासेंटा क्रॉस नहीं करने देगा। ओके, सो इट विल एक्ट एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल टाइप ऑफ, यू कैन कॉल मेम्ब्रेन, ऐसा उसको अपना बोल सकते हैं। जैसा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल में, वैसे रहेगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सो बोल दिया, ठीक है। ये सबके अलावा एक बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूमन प्लासेंटा का, एंड दैट रोल इज एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन रोल जिसे हम लोग अभी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं बच्चे लोग, और अच्छी तरीके से याद रखने वाले भाई, क्योंकि कैसा है कि जब आएगा तो बोलेगा कि सर ने नहीं पढ़ा है, सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं था, मॉड्यूल में नहीं था, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो मार्क्स वापस नहीं आएंगे, एक बार चला गया तो चला गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले बेटा कि प्लासेंटा का एंडोक्राइन लेवल पे फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्लासेंटा से निकलने वाले हार्मोन कौन से, पहले ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले चलेंगे प्लासेंटा से निकलने वाले, एक रहेगा आपका एस्ट्रोजेन जो बहुत ही फेमस है, दूसरा रहेगा डेफिनेटली कौन सा रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन। देखो ये थोड़े से लो लेवल में मिलते हैं ना, थोड़ा कम लेवल में सिक्रीशन होता है। थर्ड चलेंगे अपन, थर्ड कौन सा रहेगा, थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नो HCG, मैंने बताया था, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये बहुत फेमस यार, बार बार आ रहा है ना, तीसरी बार आ गया, तीसरी बार हमारे पढ़ने में, तीसरी बार आ गया। कौन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्यों तीसरी बार आ गया, क्योंकि उसका फंक्शन भी इतना बड़ा है, राइट। मैंने बताया था ऑलरेडी आपको कि HCG इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट व्हाट, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, और उसकी वजह से वो किसका सिक्रेशन रेगुलेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन को क्या करेगा, उसके सिक्रेशन को रेगुलेट करेगा, राइट। ये समझ में आ रहा है। अगर प्रोजेस्टेरॉन रेगुलेट हो गया है तो एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम वॉल, वो भी अच्छी तरीके से क्या होगी, मेंटेन हो जाएगी। मतलब ये समझ में आ रहा है HCG किसका रोल कर रहा है अभी, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन का, ठीक है। HCG करेगा रेगुलेट किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, जिससे क्या रेगुलेट होने वाला है, वहां से सिक्रेशन रेगुलेट होगा प्रोजेस्टेरॉन का, जो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम वॉल को जाके सिंथेसाइज करेगा टिल योर गैस्ट्रेशन पीरियड। पूरा 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड तक वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ाता रहेगा, चलने देगा, ठीक है। ये समझ में आया। फोर्थ चलेंगे, फोर्थ ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। क्या नाम है इसका, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। भाई ये भी बहुत खतरनाक एंजाइम है, बहुत ही अच्छा वाला है, बोले तो बहुत ही अच्छा है, इसका रोल भी बहुत अच्छा है। ओके, मैं यहां पे अच्छे से लिख दूंगा फिर से, लैक्टोजन, ठीक है। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन को अभी हम लोग बोलते हैं ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, लेकिन इसको पहले इनिशियली क्या बोलते थे, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन। क्या बोलते थे, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, लेकिन अभी इसको हम लोग बोलते हैं HPL। HPL करेगा क्या कि भाई ये मेमोरी ग्लैंड जो होती है, मेमोरी ग्लैंड किसके अंदर, फीमेल के अंदर रहेंगी, डेफिनेट सी बात है यार। मेमोरी ग्लैंड का क्या करेगा, ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, ग्रोथ को क्या करेगा भाई, वो रेगुलेट करेगा ड्यूरिंग गैस्ट्रेशन, मतलब कि 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड में, 9 मंथ ऑफ गैस्ट्रेशन पीरियड में फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड होता है, ब्रेस्ट होता है, उसका डेवलपमेंट करेगा, उसका ग्रोथ करेगा और उसे प्रिपेयर करेगा लैक्टेटिंग फेज के लिए, ठीक है। कौन करेगा, है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, उसमें सबसे फेमस है एक रिलैक्सिन। क्या है उसके अंदर, एक रिलैक्सिन का काम बहुत ही जबरदस्त है। रिलैक्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है पार्चुरेशन में। कहां पे, पार्चुरेशन में इसका बहुत ही बड़ा रोल है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। पार्चुरेशन में क्या रोल है, रिलैक्सिन करवाता क्या है, रिलैक्सिन डायरेक्टली अटैक करता है
प्यूबिक सिम्फिस किस पे करेगा? प्यूबिक सिम्फिस पे अटैक करेगा, ठीक है, प्यूबिक सिम्फिस पे अटैक करेगा। और प्यूबिक सिम्फिस एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। पेल्विक एरिया की बात करें, पेल्विक एरिया, तो उसके साइड में, फीमेल में साइड में क्या रहेगा? प्यूबिक सिम्फिस नाम का एक छोटा सा कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। तो रिलैक्सिन क्या करता है? प्यूबिक सिम्फिस को जाके, कनेक्टिव टिश्यू को जाके रिलैक्स करवा देता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, मतलब कि बेबी के बर्थ के टाइम पे जब बेबी को नीचे पुश करना होता है, वजाइनल ट्रैक में से बेबी बाहर निकलने वाला है, तो बेबी को जब नीचे पुश करना है तो नेचुरल लेवल पे प्लासेंटा से रिलैक्सिन निकलेगा। रिलैक्सिन जाकर डायरेक्टली प्यूबिक सिम्फिस को क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करेगा जिससे बेबी अच्छी की तरह नीचे से पुश हो पाए, ठीक है। मतलब कि बेसिकली प्यूबिक सिम्फिस पे क्या रहेगा? यहाँ पे क्या होगा? सर्विक्स एरिया रहेगा, और सर्विक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिलैक्स होने वाला है। ये समझ में आ गया अपने को, बराबर है। चलो 6 चलेंगे, 6 चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो और इसमें होता है बहुत सारे, देखो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स और भी होते हैं, जैसे मैं बताऊं तो ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, ओके, ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन ये एक हार्मोन होता है। दूसरा हार्मोन की बात करें तो ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन ये भी हार्मोन होता है, ठीक है। तो ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ऐसे बहुत छोटे बहुत सारे एंजाइम होते हैं, राइट। लेकिन इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होता। दिस आर नॉट एंजाइम, दिस आर हार्मोन बेसिकली। तो ये जितने भी हार्मोन्स मैंने बताए हैं, एंडोक्राइन फंक्शन है तो हार्मोन्स निकलेंगे। तो जितने भी हार्मोन्स मैंने बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से, कैसे, सबका रोल क्या है, बराबर, ये समझ लिया अपन ने। तो बेसिकली यहाँ पे प्लासेंटा का रोल खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा सा मैं ऊपर से आपको बताने वाला हूं जिससे आपको अच्छे से याद रहे। ऐसा देखो एनसीईआरटी में दिया तो टेंशन नहीं अपने को, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से बता देना चाहता हूं कि भाई क्या है, कैसा है, चीजें क्या है ना। चलो तो गेस्टेशन पीरियड की बात करें, गेस्टेशन, ठीक है, गेस्टेशन फेज पे आ जाते हैं। गेस्टेशन बोले तो प्रेगनेंसी पीरियड, सही है, बहुत ईजी है। 9 मंथ का होता है, कितना होता है हमारे अंदर? 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी पीरियड होता है किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। +- 7 डेज पकड़ोगे चलेगा, है ना, +- 7 डेज चलेगा। अगर मैं डॉग की या कैट की बात करूं तो बेसिकली 65 to 70 डेज होता है ना। अगर मैं एलिफेंट की बात करूं जो एनसीईआरटी में दिया है वो बोल रहा हूं, अगर मैं एलिफेंट की बात करूं तो बेसिकली 18 to 22 मंथ्स होते हैं, 18 से 22 महीने होते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। किसका? हाथी का, मतलब के हथनी का, है ना, एलिफेंट का। और डॉग और कैट की मैंने बता दिया 65 to 70 डेज। और ह्यूमन में कितना होता है? बेसिकली 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड होता है, ओके। अब ये 9 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन प्रेगनेंसी पीरियड में होने क्या वाला है, मतलब कि जो फीटस है, ये फीटस जो डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप हो रहा है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं। तो फर्स्ट चलेंगे, फर्स्ट पहला देखने वाले अपन, पहला समझने वाले हैं कि आफ्टर 1 मंथ, ओके, आफ्टर 1 मंथ आपको समझना है क्या? गेस्टेशन। आफ्टर 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड में क्या होने वाला है? यहां पे पहला ऑर्गन बनेगा हार्ट। क्या बनने वाला है? यहां पे फीटस का हार्ट बनने वाला है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि कई बार कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसको चेक करवाने जाना है कि बेबी हेल्दी है या नहीं है, तो कैसे करते हैं? डॉक्टर वहां पे स्टेथोस्कोप रखते हैं और कान में हार्ट बीट सुनते हैं, है ना। और बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स या डिवाइस अवेलेबल है जिससे आप लोग डायरेक्टली सुन सकते हो बेबी का हार्ट बीट। क्यों? बिकॉज पहले 1 महीने में, विद इन 1 मंथ क्या होने वाला है, और आफ्टर 1 मंथ क्या होने वाला है? हार्ट पहला ऑर्गन बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे फिर ब्लड वेसल्स बनेंगी और फिर ब्लड बनने वाला है, राइट। दूसरा चलेंगे, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स यहां पे क्या बनने वाला है वो भी देख लेंगे। सो आफ्टर 2 मंथ्स यहां पे बनने वाला है बेसिकली फीटस का, है ना, फीटस की बात कर रहे हैं हम लोग। फीटस का बनने वाला है लिम्स एंड डिजिट्स, बराबर है, लिम्स एंड डिजिट्स यहां पे बनने का स्टार्ट हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लिम्स मतलब अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स, और डिजिट्स फिंगर्स, है ना, ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। डन। थर्ड चलेंगे, आफ्टर 3 मंथ्स, ओके। मैं अगर 3 मंथ्स की बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? अगर मैं 3 मंथ्स की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा हूं, याद रखने का, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या बनता है। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए बता रहा हूं और इसलिए बहुत काम का है, ठीक है। तो चलो, आफ्टर 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या बनेगा? यहां पे डेफिनेट सी बात है कि भैया लिम्स तो बनना स्टार्ट ही रहेंगे,
लिम्स तो बन ही रहे ना, बट अलॉन्ग विद दैट लिम्स एंड अलॉन्ग विद दैट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनना यहां पे स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मेल और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनना भी यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलेंगे आफ्टर 5 मंथ्स। आफ्टर 5 मंथ्स क्या होने वाला है वो भी देख लेंगे। आफ्टर 5 मंथ्स में ना बहुत एक्साइटेड होते हैं कौन, पेरेंट्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम, ओके, इनको फर्स्ट मूवमेंट जो होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस जो दिखने वाला है वो कब दिखने वाला है, आफ्टर 5 मंथ्स। 5 महीने के बाद फर्स्ट बार एक पहली बार यू कैन कॉल मूवमेंट दिखेगा, किसका, फीटस का। और वो मूवमेंट को आप यहां पे मतलब हाथ रखिएगा फील कर सकते हो, है ना। अलॉन्ग विद दिस फर्स्ट मूवमेंट थोड़े से यू कैन कॉल हेड पोर्शन पे हेयर आना भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हेड हेयर यू कैन कॉल फॉर्मेशन स्टार्टेड, हेड हेयर का फॉर्मेशन यहां पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट होने वाला है ना, स्टार्ट होगा कौन से टाइम पे, आफ्टर 5 मंथ्स। उसके बाद 5th चलेंगे, आफ्टर 6 मंथ्स क्या होने वाला है, 6 महीने के बाद क्या होने वाला है। अगर मैं आफ्टर 6 मंथ्स बोल रहा हूं इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। सो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होने वाला है, सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत सारी चीजें होती है, बट आपको बताऊं कि यहां पे बेबी का, स्पेशली यहां पे बेबी का क्या होगा, बॉडी का हेयर जो है वो फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे दिखेगा, और वो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आईलिड्स, आईलिड्स का फॉर्मेशन एंड आईलैशेस, आईलैश का फॉर्मेशन यहां पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो बॉडी के हेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, आईलिड्स और आईलैश फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है यहां पे, और धीरे धीरे करते 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 आफ्टर 9 मंथ्स, है ना, 9 मंथ्स के 9 महीने के करीबन क्या होने वाला है यहां पे फीटस जो है, मतलब कि बेबी जो है, यू कैन कॉल फीटस ही बोल सकते हो उसको। तो फीटस जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, फुल्ली डेवलप हो जाएगा यहां पे, ठीक है। ये अपने को यहां पे चीज दिखने वाली है। तो इतनी सारी चीजें एनसीईआरटी में दी है। ओके, इफ यू वांट आप लोग बहुत सारी चीजें और भी पढ़ सकते हो कि कौन कौन से मंथ में और उसमें भी कौन कौन से वीक में कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं फीटस के। इफ यू वांट बहुत सारे एंट्रेंस बुक में या मॉड्यूल में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके आराम से बिंदास पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो विद दिस प्रेजेंटेशन एंड दी ऑल थिंग्स व्हाट आई हैव डिस्क्राइब्ड इन टुडेस लेक्चर, आई होप, मैं आशा रखता हूं कि आपको वीडियो बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अब ओनली 2 थिंग्स आर रिमेनिंग, एक आपका है पार्चुरेशन, सेकंड आपका है लैक्टेशन, जो हम लोग अपकमिंग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते रहो, दुआ में याद रखना। जय हिंद।